हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के पीटी स्पेशल करंट अफेयर रिवीजन सीरीज प्रोग्राम में। आज हम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी खंड पर बात करने वाले हैं। किस महीने का करंट अफेयर होगा? तो होगा यह दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 के दौरान का जो भी महत्वपूर्ण ऐसी खबर जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा उससे किसी प्रकार का सवाल उससे जुड़ा हुआ बन सकता है। तो एक एक करके हम कवर करते हैं। सबसे पहली खबर है पुनर्योजी कृषि। अब ये पुनर्योजी कृषि क्या है, इसे समझ लेते हैं। देखिए, कृषि करने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन कृषि में हम जब उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए जैसे कि हम बहुत सारे कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, उसके अलावा अलग अलग किस्म की खाद का उपयोग करते हैं, जिससे कि नुकसान भी होने की संभावना रहती है, यानी कि मानव स्वास्थ्य पर असर पड़ने की संभावना रहती है, पर्यावरण पर उसका असर पड़ने की संभावना रहती है। साथ ही साथ जो वहां की मृदा है वह भी प्रभावित होती है और उसकी वजह से जो जल संरक्षण है वह भी बेहतर तरीके से नहीं हो पाता है। तो ऐसे में जरूरी है कृषि का यह तरीका, पुनर्योजी कृषि, जिसके ऊपर ध्यान आकर्षित करने की जरूरत है, जिसके बारे में अभी हाल ही में एक बात कही जाए तो मध्य प्रदेश के जो किसान हैं, पानी और ऊर्जा के संरक्षण को लेकर इन्होंने बात कही कि पुनर्योजी कृषि का उन्होंने जब इस्तेमाल किया तो उन्हें फायदा हुआ। क्यों हुआ यह अभी आगे जानेंगे, लेकिन इसकी एक पृष्ठभूमि जान लेते हैं। 1960 के दशक में आपको पता है कि हरित क्रांति जब हो रही थी तो भारत अपने आप में जो आयातक की भूमिका में था, जिसे अनाज की जरूरत थी, वह क्या बन गया? निर्यातक बन गया। उसके बाद देखिए एक चीज और हुई, सबसे ज्यादा भूजल का उपयोग भी भारत करने लग गया। कृषि की वजह से भूजल का उपयोग सबसे ज्यादा दुनिया में भारत करने लग गया इस हरित क्रांति के बाद में। एक रिपोर्ट आती है 2022 में, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है, विश्व जल विकास रिपोर्ट, जिसमें साफ साफ कहा गया कि भारत दुनिया की भूजल निकासी का लगभग कितना, 1/4, पूरी दुनिया की आबादी का 1/4 भारत नहीं है, लेकिन जल निकासी का 1/4। अब आप यहां पे देखिए, यानी कि 100 में से 25% भूजल निकासी में किसका योगदान है? भारत का है। तो ये अपने आप में चिंता की बात। 90% यह जो भूजल निकासी हो रही है उसका उपयोग कहां हो रहा है? कृषि के मामलों में हो रहा है। उसके बाद देखें तो वर्तमान में भारतीय मृदा में जो जैविक कार्बन और सूक्ष्म पोषण तत्वों की जो गंभीर और व्यापक कमी है, उसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। क्या? यही, यानी कि हम जितना ही भूजल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे निकाल रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? उस निकासी की वजह से मृदा वहां की कमजोर हो रही है। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति 2022 से एक रिपोर्ट आई, जिसमें क्या बात कहा कि प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। अगर हमें प्रकृति में रहना है, प्रकृति के साथ रहना है, तो उसके साथ सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, ना कि उससे हमें लड़ाई करनी है। तो बात यही आती है, मुख्य बात, कि जो पुनर्योजी कृषि है वह किस प्रकार से हम उसे पहचान सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो रसायन रहित खेती होगी, जो पहले की प्राकृतिक पद्धतियां हैं जिससे कि नुकसान कोई नहीं होता था, वो पद्धतियां, या तो खेती की नई जो कोई पद्धति होगी, कोई नया तरीका होगा, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये सारी चीजें ही किसमें शामिल हो जाएंगी? पुनर्योजी कृषि में। अभी इसको थोड़ा और विस्तार देने की जरूरत है, इसके बारे में जान लीजिए। एक समग्र जो कृषि प्रणाली है, अब इसमें सीधे सीधे जो बात कही मैंने, रासायनिक उर्वरक हो गए, इसके अलावा कीटनाशक हो गए, इनका उपयोग नहीं होगा। खेतों की जुताई में भी कमी की जाएगी और पशुधन को एकीकृत किया जाएगा। पशुधन की वजह से खाद की उपलब्धता होगी और वह जो है कहां काम आएगी? खेतों में काम आएगी। इससे मिट्टी का जो स्वास्थ्य है, भोजन की गुणवत्ता है, जैव विविधता में सुधार है और वायु में जो गुणवत्ता है वह बेहतर देखने को मिलेगी। यह सारी चीजें कब होंगी? जब हम पुनर्योजी कृषि की तरफ आगे बढ़ेंगे। और यह किन सिद्धांतों का पालन करते हैं उसे समझ लीजिए। यह जो है संरक्षण कृषि के माध्यम से मृदा क्षरण को कम से कम, इसमें मृदा का क्षरण कम होगा। उसके अलावा पोषक तत्वों को फिर से बेहतर करेगा। जो कीटों का जीवन चक्र बाधित हो जाता था वह जो है नहीं होगा। क्यों? फसलों का जब हम विविधता जब हम लाएंगे तब नहीं होगा। और जो कवर की गई फसल का उपयोग है, मिट्टी के आवरण को बनाए रखने में मदद करेगा। जब हम अलग अलग किस्म की फसलें लाएंगे तो जो मिट्टी का आवरण है वह हमेशा बना रहेगा, एक खास किस्म की फसल से नहीं हो सकता है बने।
उसके बाद पशुधन को एकीकृत करने की जो बात हमने बताई थी कि वह आवश्यक हो जाता है, उसके होने से फायदा होता है, मृदा में उर्वरता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, अभी आपसे मैंने बताया था। पुनर्योजी कृषि के देखिए लाभ क्या है। सबसे बड़ा लाभ जो मैंने आपसे बताया कि जो मृदा का स्वास्थ्य है वह बेहतर होगा। कैसे बेहतर होगा, कि जो बेहतर होगा वहां पे जो हम खेती में कीटनाशक का प्रयोग नहीं करेंगे, उससे वहां जल भंडारण की स्थिति बेहतर होगी, संचरण की स्थिति बेहतर होगी, फिल्टरिंग की स्थिति होगी। जल संरक्षण किस प्रकार से होगा, देखिए अब यहाँ पे एक शब्द आता है जल संरक्षण के लिए, कार्बनिक पदार्थ का। कार्बनिक पदार्थ अगर मुख्य रूप से बात करें तो 0.4 हेक्टेयर मिट्टी में 1% की वृद्धि अगर किसकी हो जाए, कार्बनिक पदार्थ की, तो जल भंडारण की क्षमता कितनी हो जाती है, 75,000 लीटर से भी अधिक हो जाती है। सिर्फ और सिर्फ 1% की वृद्धि कितने क्षेत्र में, 0.4 हेक्टेयर मिट्टी के क्षेत्र में। तो अपने आप से सोचिए कि कार्बनिक पदार्थ को हम अगर बढ़ा सकें, कार्बनिक पदार्थ कैसे बढ़ेगा, मृदा स्वास्थ्य में सुधार कब होगा, जब हम इस प्रकार की खेती करेंगे। अब इसमें आप जान लीजिए कार्बनिक पदार्थ क्या है मुख्य रूप से, तो मृदा में मिलाए गए अथवा उपस्थित वानस्पतिक व जंतु अवशेष, एक तो ये हो गया। उसके अलावा सूक्ष्म जीव, कीड़े मकोड़े, अन्य जंतुओं के मृत शरीर मृदा में जो मिलाए जाते हैं, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, ये सारे के सारे इसी में शामिल होंगे, इन्हें हम कार्बनिक पदार्थ कहेंगे। अब इसके साथ क्या फायदा होगा, ऊर्जा संरक्षण भी होगा। हमें खेती के लिए जहां पे ज्यादा पानी चाहिए थे वहां कम पानी चलेगा। पानी सिंचाई के लिए जब हम पानी की आवश्यकता होती है मोटर चलाते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऊर्जा की फिर बचत होगी हमें जब पानी की आवश्यकता कम होगी। तो अब आगे की बात आती है इसमें पराली दहन। पराली दहन आपने कई बार सुना है, इस बारे में हमने कई बार चर्चा की है कि रबी की फसल के लिए जो बुआई करने का समय होता है, वहां पे किसानों को जब कम समय मिलता है, तो पंजाब, हरियाणा और उसके आसपास का कुछ और क्षेत्र है जहां पर किसान क्या करते हैं कि जो फसल का अवशेष होता है उसे कम समय में निपटाने के लिए क्या करते हैं, जला देते हैं। अब कम समय में उसे निपटाने का एक ही तरीका होता है उनके पास, जला देने से। इसको जला दिए, उसके बाद वो रबी की फसल की बुआई कर सकते हैं। लेकिन समस्या क्या आ रही है, ये जो वायु प्रदूषण हो रहा है, इस वायु प्रदूषण से क्या हो रहा है, लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। जो स्मॉग की बात हम खबर सुनते हैं हर साल अक्टूबर नवंबर के दौरान ही ये ज्यादातर होता है, यही समय होता है पराली के जलने का। तो जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र के लोग हैं वो जानते होंगे किस प्रकार से स्मॉग की स्थिति बनती है, कैसे फेफड़ों की समस्या हो सकती है, स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है और जानलेवा समस्या हो सकती है। इसके बारे में बहुत सारे प्रयास भी किए गए हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। पराली दहन को मुख्य रूप से आप यही समझ सकते हैं कि अगली फसल को, जो हम रबी की फसल की बात करें, जो बोने के लिए ठंड की फसल होती है, हम पिछली फसल के अवशेषों को जलाते हैं, उसी को हम बोलते हैं पराली दहन। सीधी बात। सर्दियों की फसल मतलब वही रबी की फसल। अब रबी की फसल में क्या आ जाएगा, गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, ये सारी की सारी क्या है, रबी की फसल है। अब देखिए यहाँ पे जो पराली दहन की प्रक्रिया है वो भी एक सीमित समय में होती है, यानी कि अक्टूबर नवंबर के दौरान ही आपको देखने को मिलेगी। अब आगे की बात आती है इसमें पराली दहन के विकल्प क्या है। देखिए विकल्प की बात करें कि हम किस प्रकार से बच सकते हैं, तो पराली दहन का एक स्वास्थान यानी कि इन सीटू विकल्प क्या है, सुपर सीडर और जैव अपघटक, इनका प्रयोग कर हम फसल अवशेष का प्रबंधन कर सकते हैं। सुपर सीडर मतलब इस प्रकार से एक मशीन है जो फसल का अवशेष है उसका प्रबंधन इस प्रकार से कर देगी कि हमें पराली को जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा अपघटक भी है, वह जो अवशेष है उसे समाप्त कर देंगे, नष्ट कर देंगे। इसी प्रकार बाह्य स्थान यानी कि XC2 में देखिए क्या होता है, जैसे मवेशियों के चारे के रूप में चावल के भूसे का उपयोग किया जाता है, वह जो चावल का भूसा है, जो अवशेष है, एक तरह से हम मवेशियों के चारे में दे सकते हैं। यह हो गया बाह्य स्थान। उसके अलावा देखिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किस प्रकार से, टर्बो हैप्पी सीडर, एक मशीन, ये किस काम में आती है, जो पराली होती है, पराली को क्यों जलाया जा रहा है, क्योंकि जब फसल हम काटते हैं तो कुछ अवशेष पर जमीन के ऊपर का हिस्सा बचा रह जाता है और वह जमीन के अंदर तक रहता है। तो यह जो मशीन है क्या करेगी कि जमीन के अंदर का भी वो पराली का जो हिस्सा होगा उसके साथ उसे बाहर निकाल लेगी। जब वो पूरा हिस्सा ही निकल जाएगा इस मशीन के माध्यम से, तो होगा क्या, होगा ये कि जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगली फसल की बुआई आसानी से हो सकेगी। अब इसके अलावा क्या है, फसल पैटर्न को बदलना जाए, यानी कि एक ही प्रकार की फसल को हम ना बोएं, बार बार अलग किस्म की फसल को बोएं, तो हमें हर बार पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा बायो एंजाइम
पूसा के द्वारा निर्मित किया गया है। पूसा का फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब पूसा के द्वारा विकसित किया गया बायो एंजाइम क्या करता है? यह करता यह है कि जो पराली होती है उसमें इसे छिड़का जाएगा, उसे वहां तक पहुंचाया जाएगा, उसके बाद वह जो है क्या हो जाएगा, पूरी तरह से अपने आप वह समाप्त हो जाएगा, वह पराली वहां से नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। यह विकसित किया गया है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के द्वारा। तो यह बात भी आपको याद रखनी है। यह अगले फसल चक्र के लिए उर्वरक के खर्च को कम करते हुए जैविक कार्बन और मृदा स्वास्थ्य में वृद्धि करता है। यह नुकसान नहीं पहुंचाता है, जो जैविक कार्बन है वहां की उसमें वृद्धि करेगा और मृदा का स्वास्थ्य बेहतर ही करेगा। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है कि बायो एंजाइम किस तरह से काम आता है। अगली खबर है फार्मास्यूटिकल प्रदूषण। फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन आखिर क्या है? अब देखिए अपने आप इस फोटो में समझ आएगा। यह पानी का क्षेत्र वाटर बॉडी है, यहाँ पे आपको दवाइयां दिख रही हैं और औषधि से जुड़ी हुई अन्य चीजें, इंजेक्शन दिख रहा है, इस प्रकार की चीजें दिख रही हैं। इसी की खबर है हमारी फार्मास्यूटिकल प्रदूषण। आप समझ गए बात को। अब यहाँ पे देखिए बात क्या आ रही है, बात यही आ रही है कि जो औषधियां बन रही हैं भारत में इतनी अलग अलग जगहों पर, भारत में इतनी औषधियां बनती हैं कि भारत को क्या कहा जाता है, भारत से थोक में लोग खरीदते हैं, दुनिया भर के देश। इतना निर्माण होता है तो अवशेष बचता होगा जिसको पानी में छोड़ दिया जाता है वाटर बॉडीज में, या तो लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं दवाइयां उसमें कुछ बच जाती हैं तो उसे हम इस डस्टबिन में डाल देते हैं अपने घर में और उसका प्रबंधन नहीं होता है खास तरीके से, अन्य कचरों के साथ में वह चली जाती है और वाटर बॉडी में कहीं ना कहीं पहुंच जाती है। फिर वापस से वह पानी हम कहीं उपभोग करते हैं, उपयोग करते हैं, तो वह हमारे पास आती है अलग अलग तरीके से। और जिस दवाई की जो उसमें केमिकल होता है, वो जो चीजें हमें जरूरी नहीं होती हैं, जो मेटल होता है जो हमें जरूरी नहीं होता है, या तो पर्यावरण में पारिस्थितिकी तंत्र में अन्य जीव हैं जिन्हें उसकी आवश्यकता नहीं है, वह वाटर बॉडी में जब जा चुका है बाहर तो उस पानी का इस्तेमाल किसी जीव के द्वारा किया जाएगा, पौधे के द्वारा तो किया ही जाएगा। इस प्रकार से वो पौधा, वो जीव और हम स्वयं जिसकी हमें जरूरत नहीं थी वो हमें जब मिलेगा, वह एक दवाई है, वह जिसके लिए जरूरी है वो उसके लिए तो अमृत है, जिसके लिए जरूरी नहीं है उसके लिए जहर है, तो जहर का काम करेगी अनावश्यक रूप से। तो यह अपने आप में क्या है, फार्मास्यूटिकल प्रदूषण है। इसको हम समझ लेते हैं। फार्मास्यूटिकल जो संयंत्र होते हैं विनिर्माण प्रक्रिया में बहुत सारे रासायनिक यौगिक बनाते हैं और उसे फिल्टर करने में असमर्थ होते हैं। और वो होता क्या है, जो ताजे यानी कि वो स्वच्छ जल का वाटर बॉडी होता है वहां पे उन्हें अगर छोड़ दिया गया, गलती से वो चले गए, तो उसके बाद नदियों झीलों में अलग अलग जगह पे वो आगे बढ़ते ही जाएंगे, पहुंचते जाएंगे, महासागरों तक पहुंच जाएंगे। औषधि निर्माताओं से अपशिष्ट जल को कभी कभी खुले मैदान में जो जल होता है वहां निर्माण के दौरान वह भी ऐसे कैसा छोड़ दिया जाता है। उसके अलावा औषधि अपशिष्ट हम जैसे लोगों के द्वारा भी छोड़ दिया जाता है और उससे जो उप उत्पाद होते हैं उसमें जब वृद्धि होती है तो वह वृद्धि एक खास जगह में इकट्ठा होती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रदूषण, इन्हीं सारी चीजों की वजह से। अब ऐसे में क्या देखिए क्या किया जाए, इसका सबसे पहले तो प्रभाव देख लेते हैं। प्रभाव यही सारे हैं, जो मछली है, जलीय जीव है, उस पर प्रभाव पड़ेगा जैसे ही हम वाटर बॉडी में इसको पहुंचाते हैं। दूसरी तरफ सीवेज उपचार प्रक्रिया में व्यवधान होगा। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वह उतना बेहतर तरीके से काम नहीं करेंगे। कौन? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। जिस खास प्रक्रिया से सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें बाधा उत्पन्न होगी। उसके अलावा पीने के जल पर प्रभाव तो पड़ेगा। मैंने आपसे बताया एक अलग किस्म का रासायनिक यौगिक जब उपलब्ध होगा जो हमें आवश्यक नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के, हमारे ऑर्गन को प्रभावित करेगा। पर्यावरण पर दीर्घकालिक प्रभाव तो इसका होगा ही। अब देखिए समाधान की बात करें। समाधान में औषधियों के उचित निपटान पर सार्वजनिक शिक्षा की बात है, उस पर निवेश किया जाए, लोगों में जागरूकता आए। ड्रग टेक बैक कार्यक्रम होने चाहिए, जो दवाइयां हैं उन्हें वापस लिया जाए अनावश्यक रूप से, उसको कहीं भी ऐसे नहीं छोड़ दिया जाए, कहीं भी ऐसे हम ना अन्य कचरों के साथ में रख दें। दूसरी बात देखिए, जो अस्पताल है, नर्सिंग होम है, अन्य स्वास्थ्य संस्थान है, वहां बड़े पैमाने पर क्या होता है कि औषधि फ्लशिंग होती है, उसे सीमित करना पड़ेगा। अनावश्यक रूप से कहीं भी फ्लश नहीं कर देना है। अब उसे कहां डंप करना है उसको देखना होगा, या तो कुछ उचित उपाय लाने होंगे। ऐसा नहीं कि सीधे महासागरों में छोड़ दिया या तो हमने जमीन में गाड़ दिया उसको, कोई और बेहतर उपाय निकल सकता है तो उस पर हमें बात करनी होगी। उसके अलावा देखा जाए तो एक उचित जब समाधान निकल के आएगा, लैंडफिल
करने से तो बेहतर कोई समाधान अगर हम लेके आते हैं तो वह कारगर होगा इस पॉल्यूशन से बचने के लिए और इसके नुकसान से बचने के लिए। स्थिति क्या है भारत में? तो भारत में तीसरे नंबर पे भारत का स्थान आता है औषधियों के निर्माण में, उसके उत्पादन में। अब तीसरा सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल्स उत्पादक देश है। यहाँ पर 3000 औषधि कंपनियां हैं और उसके साथ में 10,500 से ज्यादा विनिर्माण इकाइयां हैं। आप सोचिए कितनी ज्यादा औषधि बन रही है, कितना ज्यादा वेस्ट भी बनता है और बहुत सारा पॉल्यूशन में कन्वर्ट हो रहा है। तो भारत को थोक औषधि राजधानी कहा जाता है, ये बात भी जान के रखिएगा। अब ऐसे में देखिए मल्टीड्रग प्रतिरोध संक्रमण भी होता है भारत में। इस वजह से छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे, मतलब साल में कितने, लगभग 60,000 के आसपास नवजात शिशु इसकी वजह से प्रभावित होते हैं और उनकी जान भी चली जाती है। पहल क्या है? एक पहल है शून्य तरल निर्वहन नीति, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है सीपीसीबी के द्वारा यह शून्य तरल निर्वहन नीति लाई गई है, जिसके द्वारा यह तय करने की कोशिश की जा रही है जो दवाई बनाने वाली इकाइयां हैं वहां पर जो तरल है, जितना भी तरल बनता है, अवशेष है दवाइयों का, वो जितने भी यौगिक हैं, वो सारे के सारे उनका जो जितना अपशिष्ट बनेगा उसका उचित निपटान किया जाए। दूसरा, बहिस्त्राव की निरंतर निगरानी, मतलब कि ऐसी इकाइयां जो बाहर कहीं भी छोड़ देती हैं वाटर बॉडी में अपना बनाया हुआ जो भी औषधि की जितनी भी चीजें एक्स्ट्रा में रहती हैं, वेस्ट जिसको हम कह सकते हैं, वह जो वेस्ट है उसे हम यूं ही कहीं ना छोड़ दें, उसको सही निपटान करें और अगर यूं ही कहीं छोड़ा जा रहा है तो उसकी निगरानी होती रहे। निगरानी होगी तभी वे गलत रास्ते पर नहीं जाएंगी, यानी कि ऐसे ही उसे बाहर नहीं छोड़ देंगे। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, किसके द्वारा ध्यान दिया जा रहा है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इस बात का ध्यान दिया जा रहा है। अब देखिए आगे आता है वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022। वन्यजीव अधिनियम था पहले से, यह जो अभी संशोधन हुआ है 2022 में, क्यों हुआ है यह संशोधन, इसे समझना होगा। देखिए, वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार सम्मेलन, अब ये जो है इसको एक बार इंग्लिश में देखिए, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड ऑन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, साइट्स। साइट्स क्या है, यानी कि अपने आप में एक समझौता है। किस प्रकार का समझौता है? दुनिया भर के कई देश मिलकर यह समझौता किए हैं, जिसमें हस्ताक्षर किए हैं, भारत ने भी हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत भारत क्या चाहता है कि अपने दायित्व को और प्रभावी करना चाहता है। लेकिन यह है क्या साइट्स? साइट्स में ऐसा है जो दुनिया भर के ऐसे जीव हैं, ऐसे जानवर हैं जिन पे खतरा है, संकट की स्थिति में है, उनके व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जा सके, उस व्यापार को सही तरीके से देखा जा सके कि जहां पर कोई ऐसा जानवर तो नहीं जिसका प्रतिबंध लगाया गया और उसका व्यापार हो रहा है। इसके अलावा और बेहतर तरीके से रेगुलेट किया जा सके, दो देशों के बीच में एक कॉमन नियम हो सके अन्य सारे देशों के बीच में, जिसके लिए यह साइट्स आया है। विस्तार से आपको अगर जानना है साइट्स के बारे में तो पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये 7वां एपिसोड है, तो पहले के एपिसोड आपने देखे होंगे, नहीं देखा है तो देख लीजिए किस प्रकार साइट्स काम करता है, कितने उसमें परिशिष्ट हैं, हर परिशिष्ट का अपना एक खास मतलब है, वो सारी बातें आपको समझ में आएंगी। लेकिन अभी शॉर्ट में हम साइट्स के बारे में थोड़ा सा आपको बता देंगे। फिलहाल हम यही शुरू करते हैं कि यह जो अधिनियम है, संशोधन अधिनियम, यह क्यों बना? तो लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए। जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनका संरक्षण किस प्रकार से हो, अवैध वन्यजीव व्यापार इसके कंट्रोल करने के लिए, साथ में जो सजा का प्रावधान किया गया था वह जो सजा है उसे बढ़ाया जाए। देखिए, वन्यजीव व्यापार को ही कंट्रोल करने का काम वो साइट्स करता है बेहतर करने के लिए। साथ ही संरक्षित क्षेत्रों का बेहतर प्रबंधन। अब देखिए, संरक्षित क्षेत्र हैं, वहां पर जो पारंपरिक रहने वाले वनवासी लोग होंगे वह किस प्रकार से वहां पे आवाजाही कर रहे हैं, किस प्रकार से वहां के वन उत्पाद का सीमित उपयोग कर रहे हैं, उसकी एक खास किस्म की अनुमति देता है। उसके अलावा देखा जाए तो वन भूमि का संरक्षण भी, जो संबंध वन क्षेत्र है जहां पे सदियों से रह रहे हैं लोग, उनके अधिकारों को भी सुरक्षित रखने की बात यहां पर की गई है। तो वन भूमि का संरक्षण, संरक्षित क्षेत्रों का बेहतर प्रबंधन, साथ में
जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं उनका संरक्षण इस जो संशोधन अधिनियम का उद्देश्य है वो यही है। आगे बात आती है संशोधन क्या है। मुख्य रूप से हम संशोधन को जान लेते हैं, जो प्रमुख संशोधन है यहाँ पे प्रमुख जान लेते हैं तो इससे ज्यादा ही। देखिए, साइट्स के तहत परिशिष्ट में सूचीबद्ध प्रजातियों के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। वह शुरू करने का मकसद क्या होगा? अवैध व्यापार को रोकने के लिए ही यह कार्यक्रम होगा। यहाँ पे अधिनियम की धारा 43 में संशोधन किया गया, जिसमें धार्मिक या किसी अन्य उद्देश्य के लिए, जैसे कि अब दक्षिण भारत में जानते हैं कुछ खास ऐसे कार्यक्रम होते हैं, पूजा होती है जहां पर हाथी का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि हाथी की पूजा की जाती है और उन्हें परेशान नहीं किया जाता है, उनके साथ किसी खास किस्म का गलत व्यवहार नहीं किया जाता है, तो यहीं पर उनके उपयोग की अनुमति यहां पर दी गई है। उसके अलावा देखें, एक प्रबंधन प्राधिकरण नियुक्त करने की बात कही गई है, वह भी इसी संशोधन के माध्यम से। जो विदेशी प्रजातियां हैं, जिसमें हम पौधों की बात कर लें या तो हम बात कर लें पशुओं की, उनके आयात पर और जो व्यापार है उस पर नियंत्रण करने की बात कही गई है। लेकिन ऐसा क्यों कहा गया है? उसके कहने की वजह इस यह है कि वो जो होते हैं यहाँ पे, इन्हें विनियमित किया जाएगा कंट्रोल करने के लिए, और कंट्रोल करने का मकसद होगा कि वे जो यहाँ की जो देशी पशु हैं या पौधे हैं उनके लिए खतरा ना बन जाए। इसीलिए विदेशी पौधों या पशुओं को जो आक्रामक हैं, आक्रामक इसीलिए कहा भी गया है आक्रामक। आगे देखिए, अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए निर्धारित दंड को भी बढ़ाता है। अब मान लीजिए यहाँ पर जो दंड पहले से निर्धारित थे उन्हें और कठोर करने का प्रयास किया गया है। उसके साथ ही कुछ सामान्य जो उल्लंघन है उसके लिए अधिकतम जुर्माना जो पहले 25,000 था उसे कितना कर दिया गया? बढ़ा करके 1 लाख रुपए। ये कहां पर? सामान्य उल्लंघन में। लेकिन अब थोड़ी आते हैं विशेष रूप से संरक्षित पशुओं के मामले में। जो सजा थी यानी कि न्यूनतम जुर्माना था वह 10,000 रुपए था, उसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 25। एक मामले में जहां पे अधिकतम 25 हुआ करता था उसे तो बढ़ा ही दिया, और जो उसका अधिकतम था वह अब न्यूनतम हो गया है। यहां पे देख सकते हैं दोनों में क्या अंतर है। आगे देखिए, संशोधन ये हमने कवर कर लिया है। अब आगे देखते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को जान लेते हैं। यह अधिनियम क्यों आया? जंगली जानवरों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए आया, आपको ही पता है। साथ में उनके आवासों के प्रबंधन के लिए आया, और उसके साथ में विनियमन तथा जंगली जानवरों, पौधों व उनसे बने उत्पादों के व्यापार पर नियंत्रण के लिए। ये सारे जो काम हैं इस अधिनियम के तहत किस लिए यह लाया गया है आपको जानना जरूरी है। परीक्षा में इससे पूछा जा सकता है, इसका मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है इस अधिनियम का, तो यह आप जान के रखिएगा। उसके बाद एक बात आती है साइट्स के बारे में, जो हमने कहा था किस प्रकार का वह समझौता है दुनिया भर के देशों में, कितने देश हैं। ये सारी बातें हम पहले कर चुके हैं पिछले वीडियो में, लेकिन अभी हम थोड़ा सा जानेंगे, हमें पता होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। और एक बात और अभी बता रहा हूं, एक बार बाद में फिर बताऊंगा कि टेलीग्राम चैनल, इसकी लिंक मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगी, और ये जो पीटी स्पेशल के जितने भी पीडीएफ हैं वो आपको वहां पर मिल जाएगा। तो सारे पीडीएफ, सारे विषय के जितने भी विषय के पीटी स्पेशल प्रोग्राम अभी चल रहे हैं, पर्यावरण के अलावा अन्य विषय भी, वो सारे के सारे वहां पर आपको मिल जाएंगे। पीडीएफ की जो आपको चिंता रहती थी पहले, वह अब चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, यह जो अंतरराष्ट्रीय समझौता है कब हुआ था? जुलाई 1975 में लागू हुआ था। भारत ने भी बाद में फिर इसमें हस्ताक्षर किया था। सचिवालय कहाँ है? जिनेवा में। जिनेवा मतलब स्विट्जरलैंड में है, और भारत ने इस पे हस्ताक्षर किए हैं। यह बात आपको पता होनी चाहिए, कभी इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल हो तो पता रहे। हीट डोम्स क्या है? अगली खबर है, नाम में जुड़ा है हीट, तो आप समझ गए होंगे गर्मी की बात यहाँ पे थोड़ी सी हो रही है, और फोटो देख के भी आपको पता चल रहा है किस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब क्या है हीट डोम? थोड़ी सी एक हल्की सी जानकारी कि यूरोप के कुछ देश हैं, बहुत सारे देश, जिन्होंने ठंड के मौसम पे, ठंड का मौसम कब? जनवरी 2023 में, वहां पर सबसे ज्यादा गर्मी देखी। कितनी गर्मी देखी? 10 से 20 डिग्री सेल्सियस की गर्मी देखी। यह अपने आप में बड़ी बात है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, लेकिन अचानक से 10 से 20 डिग्री बढ़ गया कुछ दिनों के अंदर ही।
कुछ दिनों के लिए ही क्यों था, कुछ हफ्तों के लिए क्यों था, अचानक से बढ़ा एकदम झटके से और फिर कम हो गया, यही हीट डोम है, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। ये फोटो देखिए, यहां पर देखिए, ये मान लीजिए हमारा वायुमंडल है, नीचे धरातल है, ऊपर देखिए हाई प्रेशर अगर ऊपर क्रिएट होता है तो जो गर्म हवा है वो नीचे की तरफ आप देखेंगे तो बढ़ रही है। अब ये गर्म हवा कहां से आई, नीचे की तरफ जो बढ़ रही है, ऊपर मान लीजिए हाई प्रेशर तो बन गया और ये हवा नीचे आ रही है और नीचे आके क्या होगी, संकीर्ण होगी। हवा जितना संकीर्ण होगी उतना ही गर्म होगी। आई कहां से, देखिए यूरोप के थोड़ी सी पीछे की तरफ चलते हैं, पश्चिम की तरफ, वहां पे जो समुद्र है वहां से गर्म हवाएं ऊपर उठी, किस प्रक्रिया के माध्यम से, संवहन की प्रक्रिया के माध्यम, और उसके बाद वो आगे की तरफ इस तरफ बढ़ती हैं, और जब वो इधर बढ़ती हैं तो यहां पे होता है हाई प्रेशर। ये हाई प्रेशर इन्हें नीचे लेकर आता है। साथ में जो जेट स्ट्रीम है, वो जेट स्ट्रीम की वजह से भी ये गर्म हवाएं नीचे आती हैं, क्योंकि यह जेट स्ट्रीम यहां पर स्लो हो जाता है। ठीक है, अब ये जेट स्ट्रीम स्लो हुआ नीचे की तरफ, इसकी वजह से गर्म हवाएं आती हैं और यहां पे आके संकीर्ण होती हैं, और एक ऐसी स्थिति बनती है, आप देखेंगे कि एक ऐसा बर्तन है जो चारों तरफ से तो बंद है, लेकिन उसके ऊपर ये जो हाई प्रेशर है अपने आप में एक ढक्कन का काम कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में यहां गर्मी बार बार, जो सूर्य का तापमान अलग से ही है, सूर्य का तापमान यानी कि सूर्य का जो गर्मी है, रोशनी है, वह आएगी तो उसके साथ गर्मी भी आएगी, और वह लगातार आएगी आएगी, और चूंकि रिलीज नहीं हो पाएगी, बाहर गर्मी जा नहीं पा रही, सिर्फ आ ही रही है, क्योंकि ऊपर ढक्कन लगा हुआ हाई प्रेशर का, वह सिर्फ गर्म हवा को अंदर आने दे रहा है, और अंदर आके ये रुकी हुई है। ऐसा भी नहीं कि ये कहीं जा पा रही है, यहां पर ये बंध गई है, और इस बंधे होने की वजह से तापमान चूंकि ये संकीर्ण हो रही तो बढ़ रहा है। दूसरी तरफ सूर्य का तापमान जो है, सूर्य का तप है, वो आ रहा है, उससे हो क्या रहा है कि यह गर्मी लगातार बढ़ रही है, और तेजी से यह गर्मी कितने डिग्री, 10 से लेके 20 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाती है, और कुछ ही दिनों में, कुछ हफ्तों तक यह रह सकती है, कुछ दिन से कुछ हफ्ते। लेकिन मुख्य बात यही है कि यह जब विस्तार अपना प्राप्त कर लेती है तो हीट वेव के रूप में फिर आगे बाद में बढ़ जाती है, लेकिन शुरुआत में हीट डोम का काम करती है। और इसमें होता क्या है, लोगों को हृदय की समस्या, हीट स्ट्रोक और बहुत सारी समस्याएं स्वास्थ्य जुड़ी हुई आ सकती हैं, जान का खतरा बन जाता है। तो बात आती है थोड़ा सा इसको कुछ शब्दों के माध्यम से समझ लेने की। जब ऊपरी वायुमंडल में उच्च दबाव का एक क्षेत्र बन जाता है, उससे क्या होता है कि गर्म हवा को वह फंसा कर नीचे पहुंचा देता है। जब गर्म हवा नीचे आती है, क्योंकि नीचे की ओर ही आएगी, ऊपर हाई प्रेशर है तो नीचे आएगी। जब गर्म हवा एक जगह पर लंबे समय तक रहती है तो किसी बर्तन पर रखे ढक्कन की तरह, जो बात बन गई, एक बर्तन है उसके ऊपर एक ढक्कन है, अब गर्म हवा ये नीचे है और आती जा रही, संकीर्ण हो गई तो और गर्म होगी। इसके वजह से जो गुंबद के जैसे आकार में एक हीट डोम बन जाता है। इसके अलावा आपको मैंने क्या बताया था, सूर्य की रोशनी है उससे भी गर्मी बढ़ती रहती है। अब यह जब चरम अवस्था में आ जाता है तो हीट वेव उत्पन्न हो जाता है, यह बात भी आपको पता होनी चाहिए। हीट डोम से फिर हीट वेव भी बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, हीट डोम का कारण क्या है, जो मैंने आपको बताया था शुरू में, सारी बातें वही थी, शब्द दे दिए हमने। समुद्र के तापमान में जब परिवर्तन हुआ, जैसे वृद्धि हुई, तो संवहन की जो प्रक्रिया हुई थी और गर्म हवाएं ऊपर की ओर ऐसे बढ़ रही थी संवहन की प्रक्रिया के माध्यम से, फिर उसके बाद जब ये ऊपर आई तो उसके बाद आगे की ओर बढ़ी। वायुमंडलीय दबाव में परिवर्तन आया। अब वायुमंडलीय दबाव में जो परिवर्तन आता है, कौन सा परिवर्तन, कि ऊपर जो हाई प्रेशर हो गया, उसके बाद जलवायु परिवर्तन, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही, वैश्विक तापमान में जो वृद्धि हो रही है, यह भी इस बात को, इस गर्मी को, इस हीट डोम को बढ़ाने में मदद करता है। अब आगे की बात आती है स्काई ग्लो। क्या है स्काई ग्लो? देखिए, एक शहर है, शहर के ऊपर आप देखेंगे तो रोशनी की एक, उजाले की एक चादर है। आपने कभी हवाई जहाज में सफर किया होगा तो भी आपने देखा होगा एक शहर के ऊपर किस प्रकार से एक रोशनी की चादर बिछी हुई दिखती है। नहीं भी किया हो तो नॉर्मल आप कहीं अपने घर में रात के समय सड़क पे भी खड़े हो जाएं, अपने घर के छत पे खड़े हो जाएं, तो पूरे शहर के ऊपर एक रोशनी की चादर दिखेगी। वो रोशनी कहां से आ रही? हर गली, हर मोहल्ले, हर घर के बाहर जो भी रोशनी, चाहे स्ट्रीट लाइट हो, चाहे घर के बाहर की लाइट हो, उससे जितनी भी रोशनी होती है, चाहे शॉपिंग मॉल हो
वो सारी की सारी रोशनी आसमान की ओर जब यह दिखाई देती है, आसमान में यह जो चमकती है, उससे अपने आप में यह जो चादर दिखती है उसी को हम स्काई ग्लो कहते हैं, और अपने आप में एक पॉल्यूशन है। इसको समझ लेते हैं, इससे क्या समस्या है, क्या है ये। देखिए, स्काई ग्लो शहरों में और उनके आसपास रात के समय आकाश में प्रकाश की एक सर्वव्यापी चादर है। जो बात मैंने आपसे कही, ये क्या देख सकते हैं, मान लीजिए शहर के ऊपर स्काई ग्लो हो गया है, तो उसके ऊपर की चीजें हमें ढंग से दिखाई नहीं देंगी। बहुत ही कोई चमकीला चादर होगा, सॉरी चमकीला तारा होगा तो हमें दिखाई देगा, जैसे चंद्रमा हमें दिखाई दे सकता है एक बार के लिए, लेकिन कम चमकीले तारे नहीं दिखाई देंगे। आप कभी ऐसे बहुत ही बड़े महानगर में अगर आप रहते हो, दिल्ली में रहते हो या किसी और बहुत बड़े शहर में, तो आप देखेंगे वहां पे आसमान उतना साफ नहीं दिखता है। आप गांव की तरफ बढ़िए तो आसमान आपको साफ दिखाई देगा। उसके बाद देखिए, रात के समय जो रिहायशी इलाके होते हैं वहां पर जो स्ट्रीट लाइट लगी है, घर के आसपास लाइट लगी है, उसकी वजह से ये रोशनी पूरी की पूरी हमें आसमान में आती हुई दिखाई देती है। इससे होता क्या है, जो रात के पक्षी हैं, जो रात में जीव हैं जिन्हें बाहर निकलना होता है, या तो पक्षी हैं या तो रात के जीव हैं, इन पर प्रभाव पड़ता है। या तो कुछ पौधे भी होते हैं, वे पौधे जो कि रोशनी के कम या ज्यादा होने से अनुमान लगाते हैं कि अभी दिन कैसा है, उस अनुसार उन्हें अपने आप में कुछ परिवर्तन करने होते हैं, कुछ अनुकूलन करना होता है। उसमें उन्हें समस्या आती है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर तो रोशनी है उस वक्त, तो वो अनुकूलन सही तरीके से अपने आप में वो परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। उससे आंखों में कोन सेल्स जो होती है वह भी प्रभावित होती है, रोशनी में देखने में फिर हमें दिक्कत होती है, और हमारे जो अनुकूलन होता है रात के अंधेरे में देख लेने वाला, वह उतना बेहतर नहीं रह पाता है। इसके निहितार्थ क्या है, ऊर्जा और धन की बर्बादी। अमेरिका की बात करें, यूएसए की बात करें, तो 13% जो है बिजली, वो बिजली है जो घर के बाहर लोग जलाते हैं रहायशी इलाकों में। अब सोचिए 100% बिजली इस्तेमाल हो रही है, 100 में से 13% वो बिजली है जो घर के बाहर रहायशी इलाकों में इस्तेमाल होती है, जिससे यह स्काई ग्लो बन रहा है। 13% एक बहुत बड़ी, एक देखा जाए तो अनुपात है जो बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे देखिए, वन्य जीवन और पारिस्थितिकी तंत्र का नष्ट होने का खतरा है। जो मैंने आपसे बात की थी, रात्रिचर हो गए, उभयचर हो गए, पक्षी हो गए, पौधे हो गए, अलग अलग समस्याएं इनके सामने उभर कर सामने आती हैं, जो मैंने आपसे भी बताई। उसके अलावा मानव स्वास्थ्य को नुकसान होता है। नींद का जो एक पैटर्न होता है, एक जैविक घड़ी जो हमारे पास है, उसके अनुसार जो नींद का पैटर्न बना हुआ है वह डिस्टर्ब होता है। एक खास समय में हम सोने के लिए, हमारी दिमाग का पैटर्न है, नींद का पैटर्न है, वो उस टाइम पे हमें सोना होता है, लेकिन जब हम रोशनी होती है तो वह रोशनी उस पैटर्न को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, जब उस रोशनी से हम रूबरू होते हैं। इसके साथ यहीं पर ही हमारा यह करंट अफेयर जो था दिसंबर जनवरी 2022 और 23 के बीच का महत्वपूर्ण खबरें हमने यहां पर कवर कर ली हैं। अगले एपिसोड में इसके अगले महीने की खबर हम कवर करेंगे, और उम्मीद है कि आपने पिछले वीडियो देखे हों। साथ में एक और महत्वपूर्ण बात जो मैंने आपसे बताई, टेलीग्राम चैनल पर आप जाइए, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां पर देखिए कि क्या पीडीएफ आपको चाहिए, क्या पीडीएफ आपको नहीं चाहिए। पीटी स्पेशल की सारी पीडीएफ दृष्टि आईएएस चैनल की आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।